अंतरराष्ट्रीय ताकतें कुछ ऐसी हैं जो भारत को उसी तरह डिस्टर्ब करना चाहती हैं जैसे उन्होंने नेपाल सरकार को डिस्टर्ब किया, श्रीलंका को किया, बांग्लादेश को किया है। और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है जो चाहते हैं कि हमारे इशारे पर तुम्हारे देश की सरकार चले। आपत्ति उनको है जिन्होंने फर्जी नाम चढ़वाए हैं, आपत्ति उनको है जिन्होंने फर्जी वोटर बनवाए हैं। अब जब चुनाव आयोग वो काम करा रहा है कि भाई सही कर लो मतदाता सूची, देश को विश्व गुरु बनाना है, जहां ऊंचे इरादे हैं वहां इन बातों की कोई चांस नहीं है। ये भारतवर्ष नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं है। नमस्कार, मैं प्रीति वाशने। आज भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। कल्पना कीजिए, एक ओर विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होकर राजनीति में हलचल मचा रही है। राहुल गांधी देश के कोने में घूमकर नेपाल जैसी जेनजी क्रांति की बात कर रहे हैं, तो वहीं विदेशी ताकतों पर आरोप है कि वे भारत में अशांति फैलाने और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। ये सब सवाल सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि देश की दिशा और लोकतंत्र की मजबूती से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आखिर सच क्या है? कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बयान और घटनाएं चर्चा के केंद्र में है, और इनका आने वाले समय पर क्या असर हो सकता है? हमारे इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं ज्वलन सवालों की परतें खोलेंगे। राजनीतिक रणनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों तक हर पहलू पर गहराई से बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सवालों से भरा सच और सच से भरी कहानी। तो बने रहिए इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे यानी प्रीति वाशने के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार सर। जी नमस्ते सर। कुछ विरोधी पार्टी के लोग चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, यह क्या मामला है? प्रीति जी, जब कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी दल मिलकर इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव में बहुमत नहीं ला पाए, तो अब उन्होंने सोचा किसी तरह चुनाव आयोग की बदनामी कराकर ये प्रचार करके कि बेईमानी हुई है। जैसे कोई खिलाड़ी जीत नहीं पाता तो आरोप लगाता है कि बेईमानी से तुम जीत गए हो। और दूसरा इसका एक पहलू और है, अंतरराष्ट्रीय ताकतें कुछ ऐसी हैं जो भारत को उसी तरह डिस्टर्ब करना चाहती हैं जैसे उन्होंने नेपाल सरकार को डिस्टर्ब किया, श्रीलंका को किया, बांग्लादेश को किया, इवन पाकिस्तान को किया कि बेईमानी का आरोप लगा दो, पब्लिक को खिलाफ कर दो, प्रोपोगंडा कचा दो, और प्रोपोगंडा मचा करके 10-20 हजार लड़कों को बुलाकर घेराव करा दो, फायरिंग हो जाए, आगजनी हो जाए, लगे कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही और सरकार बदल जाए। तो इससे बढ़िया क्या है कि जनता की चिंता नहीं, देश की 140 करोड़ किसको वोट देती है जनता, वो बात नहीं। 10-20 हजार लोगों को लेके लाल किले का, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करवा लो, और घेराव करा करके वो पथराव करें, आगजनी करें, तो पुलिस उन पर गोली चला दे। फिर उसके बाद देश में एक माहौल बनाओ कि देखो कैसे सरकार अत्याचार कर रही है, और मजबूर कर दो, जैसे नेपाल में किया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति जी इस्तीफा दे दो। जैसे बांग्लादेश से शेख हसीना वाजेद प्रधानमंत्री जी को भागना पड़ा। देख रहे हैं किस तरह की साजिशें चल रही हैं, और इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है जो चाहते हैं कि हमारे इशारे पर तुम्हारे देश की सरकार चले, हमारे हितों की चिंता करो। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जिस तरह खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने टेस्ला को, इलान मस्क को, सब कहा भारत में फैक्ट्री ना खोलो। इतनी खुलकर बेशर्मी से कभी ने किसी ने नहीं कहा था कि दूसरे देश की तरक्की ना हो। तो ये सब ताकतें हैं जो ये करने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये इसलिए ये वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। सर, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसका क्या परिणाम होगा? बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां बिहार में चुनाव करीब में है। ये खबरें आई कि लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर वहां बस गए हैं। तमाम लोगों ने चुनाव जीतने के लिए लाखों में फर्जी नाम लिखा दिए हैं। 2-2 नहीं, 3-3, 4-4 जगह विधानसभा क्षेत्रों में नाम लिखा लिए हैं। आज यहां वोट देंगे, कल वहां वोट देंगे।
फिर कई मरने वाले लोगों के नाम लिख लिए गए हैं, हटाए नहीं गए। कई ऐसे अज्ञात लोगों के नाम लिख लिए गए हैं जो नौकरी कर रहे हैं बंबई में, नाम वहां चल रहा है, बंबई में भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है। इस तरह की गलतियों गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग करा रहा है। अब बताइए इसमें आपत्ति किसको है? आपत्ति उनको है जिन्होंने फर्जी नाम चढ़वाए हैं, आपत्ति उनको है जिन्होंने फर्जी वोटर बनवाए हैं। अब जब चुनाव आयोग वो काम करा रहा है कि भाई सही कर लो मतदाता सूची, तो ये तो बड़ी खुशी, आपको ताली बजाना चाहिए कि न्याय से निष्पक्षता से चुनाव हो। ये कौन बात है कि आप फर्जी नाम और बांग्लादेशी लोगों को यहाँ का वोटर बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए ये षड्यंत्र जो चुनाव जीतने का है, जिस पर विरोधी पार्टियां विशेष रूप से राजद वहां पर ये काम करती रही है, उसका साथ चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस उसमें साथ दे रही है कि ऐसे तो चुनाव जीत नहीं सकते। तो चलो राजद के साथ मिलकर जो देश विरोधी ताकतें हैं बांग्लादेश से बुलाओ, फर्जी चुनाव जीतो। बहुत बड़ा झटका लगा है इन लोगों को कि वोटर लिस्ट सही बनेगी तब चुनाव होगा और समय से होगा। जी, इसलिए तो सर राहुल गांधी भी भारत में नेपाल जैसी जेनजी क्रांति की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने देखा कि अब चुनाव के तरीके से तो हम भारत में पावर में आ नहीं सकते, क्योंकि सारा इंडिया जान गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म विरोधी है। आज तक राहुल जी को, सोनिया जी को फुर्सत नहीं मिली कि एक बार करोड़ों भारतीयों की आस्था का जो केंद्र राम मंदिर है अयोध्या में, एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए बहन जी। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों ने दर्शन किया है। नंबर 2, सब लोग जान रहे हैं कि आप खाली हिंदू धर्म पर अटैक नहीं करा रहे हैं। देश में जो एंटी हिंदू फोर्सेस हैं, कुछ जिहादी लोग हैं, कुछ क्रिश्चियन धर्म प्रचारक हैं, कुछ खालिस्तानी हैं जो कनाडा से बैठकर देश को साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ। इन सबको एकजुट करके अप्रत्यक्ष समर्थन देकर आप देश की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अरे आप पाकिस्तान में चुनाव लड़िए, वहां आपको बहुत जिहाद से प्रेम है, तो इटली में चुनाव लड़िए अगर क्रिश्चियनिटी का प्रचार कराना है। तो अगर हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ के 80% लोग हिंदू हैं, तो उनकी आस्था का सम्मान करिए। ये ठीक बात नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि बनना भी चाहते हैं और हिंदू धर्म, जहां के 80% हिंदू हैं, वहां पर हिंदू धर्म के खिलाफ काम करके जड़ें काट रहे हैं। कोर्ट में आप हलफनामा पेश कराते हैं कि राम तो एक कल्पना थे, राम सेतु समुद्रम तो फर्जी है। ऐसी बातें कह करके आप पावर में आना चाहते हैं। जब पावर में नहीं आ पा रहे तो कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। जब कर्नाटक में आप चुनाव जीत गए, जब हिमाचल प्रदेश में आप चुनाव जीत गए, तब तो नहीं कहा कि वोट चोरी हो गई। जैसे ही चुनाव हार जाते हैं तब वोट चोरी हो जाती है, तब ईवीएम फर्जी हो जाती है। इस तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडा को अब इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ गई है। अब ये सब गिमिक चलने वाली नहीं है कि जेनजी क्रांति करा दो। मतलब जेनजी माने ये 18 साल से 28 साल तक के नए उम्र के लड़के, उनको भड़का दो, उनको भड़का दो कि अरे बेईमानी से सरकार बनी है, ताकि देश का ये युवा कोशिश करो कि बेरोजगार लोगों को जुटाओ, देश की सरकार के खिलाफ भड़का दो। इस तरह नहीं होता। लेकिन सर ये देश विरोधी काम है। नेपाल में भी यूथ ने अपनी ही प्रॉपर्टी का कितना नुकसान किया, जो आज बनाने में ही इतना समय लगा, इतनी अर्थव्यवस्था उनकी कमजोर हो जाएगी अब बनाने में दोबारा। आप उन्होंने सोचा ही नहीं। ऐसी क्रांति से फायदा क्या है, किसको है? देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ कि वहां की चुनी हुई सरकार को 10-20 हजार लड़कों ने पथराव करके, आगजनी करके घेर लिया और प्रधानमंत्री जी को भागना पड़ा। इसी तरह ने पाकिस्तान में थोड़े से सांसदों को खरीद लिया गया और सरकार बदल गई। इसी तरह नेपाल में सोशल मीडिया को रोका गया कि देश विरोधी प्रचार न हो। तो जितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सबको बुरा लगा, वो प्रदर्शन करने चले आए। पुलिस ने उस प्रदर्शन पर बल प्रयोग कर दिया, कुछ लोग मर गए। बस देश में माहौल गर्म, आगजनी होने लगी। मतलब पूरा ड्रामा कर दिया। जो विदेशी ताकतें चाह रही हैं कि हमारे इशारे पर सरकार चले,
देश के काम ना करे, हमारे इशारे पे चले। ये देश की, भारत की जनता ये सब जानती है। हमारा देश अब पढ़ा लिखा देश है और हमारे देश की पुलिस भी जानती है। जब किसानों का आंदोलन हुआ और ये साजिश हुई कि किसी तरह सरकार को घेर करके गोली चलवा दो और देश को आग लगवा दो, पुलिस इतनी समझदार थी, उन्होंने कहा कि गोली चलाएंगे ही नहीं, अपने देश के लोग हैं, हम क्यों मारेंगे, जो नहीं मानेंगे उनको डंडे से पीटेंगे, मारेंगे नहीं। तो ये देश वैसा नहीं है कि यहाँ बुद्धू टाइप के लोग हैं, यहाँ की पुलिस मूर्ख है। सब जानते हैं कि देश विरोधी ताकतें साजिश कर रही हैं, खुला चैलेंज कर रही हैं। देश को विश्व गुरु बनाना है, जहां ऊंचे इरादे हैं वहां इन बातों की कोई चांस नहीं है। ये भारतवर्ष नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं है। सर तभी तो क्या भारत और चीन के संबंध में आज कुछ परिवर्तन आया है? जी बहुत परिवर्तन आया। एकाएक जब ट्रंप जी ने धमकी दी और कहा कि हम तुम्हारे देश से आने वाले सामान पर 50% टैक्स लगा देंगे, तुमने रूस से तेल क्यों खरीदा? यानी सोचिए, भारत एक स्वतंत्र देश है तो हम किससे क्या खरीदते हैं तुम तय करोगे। भारत की सरकार, भारत के व्यापारी जहां से उनको सस्ता सामान मिलेगा खरीदेंगे। तुम कौन होते हो? दुनिया के दरोगा हो तुम। खाली जब से विश्व युद्ध हुआ दूसरा और उसमें एटम बम तुमने गिरा दिया जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पे, तुम दुनिया के दरोगा बन गए, दुनिया के कंट्रोलर बन गए हो। भारत की जनता ये सब देख रही है कि तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और तब मोदी जी ने संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग होने वाली थी, कुछ किया नहीं, खाली उसमें चले गए। उतने से अमेरिका में हड़बड़ाहट मच गई कि अरे रूस, चीन, भारत तो ये बड़ी ताकत बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। मोदी जी के एक दांव ने चित्त कर दिया। ट्रंप जी बधाई देने लगे, फोन पर फोन करने लगे, अरे भाई तुम चीन के गुट में न जाओ, अरे भाई तुम रूस के गुट में न जाओ। अभी गुट में कहां गए थे, खाली यात्रा पर चले गए दोस्ती में। इतने में उनको लगा कि तो गड़बड़ हो गई। तुरंत अमेरिका का ट्रेड डेलीगेशन आके दिल्ली में बैठ गया। हाँ हाँ, हम आपसे व्यापार का समझौता करेंगे। ये होती है 140 करोड़ लोगों की ताकत, जिसको प्रधानमंत्री जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, आज भारत के सामने प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां क्या हैं? हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें एक एक व्यक्ति की क्षमता का पूरा उपयोग करना है। कोई लड़का बेरोजगार न रह जाए। हमारे देश की दूसरी चुनौती है समय से एक एक विवाद, एक एक मुकदमे का निस्तारण जल्दी जल्दी हो जाए, लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारे देश की चुनौती है कि जातीयता के आधार पर देश चुनाव में हो चाहे अन्यथा हो, दफ्तरों में हो चाहे बाजारों में हो, जाति के आधार पर कोई झगड़ा ना हो, कोई बदमजगी ना हो। हमारी अगली चुनौती है कि भाषा के आधार पर, अभी आपने सुना होगा ना, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था हिंदी विरोधी आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल। भाषा के आधार पर लोग विवाद न करें। हमारी अगली चुनौती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहें, धर्म के आधार पर कहीं दंगे न हो, आपस में वैमनस्यता न हो। हमारी अगली चुनौती है कि राजनीतिक दलों के बीच इतनी लड़ाई न बढ़ जाए कि वो एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ विदेशी ताकतों से मिलकर षड्यंत्र न करने लगे कि अगर हम अपने देश में चुनाव नहीं जीत पा रहे तो चलो अमेरिका से कुछ पैसे लेकर के प्रोपोगंडा करके हम सरकार में कब्जा कर लें। इस तरह न होने लगे। राजनीतिक लोग संयम बरतें। ये जरूरतें हैं, चुनौतियां हैं देश की। सर, आज हमारे देश की तुलना में चीन भारत से आर्थिक विकास की स्थिति में 10 गुना आगे कैसे निकल गया? बहुत सही सवाल आपने किया है। ये सवाल आपका पूरा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारे देश की पूरी व्यवस्था के ऊपर कि सन 47 में हम लोग आजाद हुए, सन 49 में चीन आजाद हुआ हमसे 2 साल बाद, और वो आज 10 गुना ज्यादा तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए 10 गुना। क्यों? उनके यहां एक पार्टी है जिसको राजनीति करने का शौक चर्राया है, वो आवे राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ले, काम करे। लेकिन हमारे यहां जो ये अनगिनत, जानते हैं देश में 2000 के लगभग पार्टी बताते हैं रजिस्टर्ड हैं, जिसका मन होता वही राष्ट्रीय अध्यक्ष,
और इतना ही नहीं, उससे खराब बात है कि पार्टियों में कटुता इतनी बढ़ गई है कि गाली गलौज करते हैं। संसद का दृश्य, विधानसभा का दृश्य देखिए, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति पब्लिकली बयान देते हैं। इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। और हमारा रेफरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उनको ऑर्डर करना चाहिए, कोई व्यक्ति दूसरे राजनीतिक पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, नफरत का बयान नहीं देगा, और अगर देगा तो कोर्ट तुरंत बुलाकर उनसे बॉन्ड भरवाएगी कि भविष्य में आप नफरत का बयान दूसरे के लिए नहीं देंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे। अगर अपमानित करेंगे तो आपको उसी समय से राजनीतिक कार्य में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग को ये करना है, हाई कोर्ट को करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन देश ऊपर रहना चाहिए। ये भावना जब सबके दिमाग में होगी तो कोई ऐसा नहीं। और सर, अच्छा एक बात बताइए सर, क्या भारत के आर्थिक विकास के लिए आज की राजनीति में क्या परिवर्तन करना चाहिए? इसी से प्रश्न जुड़ा हुआ है कि वो 10 साल आगे कैसे निकल गए कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां बजाय तरक्की के काम करने के आपस में लड़ती रहती हैं। जी। आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी को, आप देख लीजिए राहुल गांधी जी को, आप देख लीजिए कि मंत्रियों को, वो बजाय विकास का काम करने के चुनाव प्रचार में हाथ लगे हुए 5 साल। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद काम तो करने दीजिए, नहीं तो सब कोई चुनाव प्रचार ही करता रहेगा तो काम कब करेंगे? क्या हम ये नहीं विचार कर सकते कि जो मंत्री बन जाएगा वो चुनाव प्रचार में समय न दे, वो अपना विकास का काम करे, विभाग का काम करे, बाकी लोग जो पार्टी के बच्चे हैं वो चुनाव प्रचार कर लें? क्या हम ये व्यवस्था नहीं बना सकते कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना विकास का काम गिनाएंगी, बताएंगी, दूसरे की गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगी, नहीं तो उससे कटुता बढ़ती है। देश में एकता ज्यादा जरूरी है बजाय चुनाव जीतने के। इसलिए कटुता को दूर करने के सारे उपाय, जातीयता कम करने के लिए सरकार किसी से नहीं पूछेगी कि तुम किस बिरादरी के हो। सरकार किसी स्कूल और किसी कॉलेज में नाम नहीं लिखा जाएगा किस जाति के हो। क्या हम ये नियम नहीं बना सकते? अगर सब लोग सहमत हो जाएं और ये नियम बन जाए कि धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय टाइटल भैया ना लगाओ, इससे भेद पड़ता है समाज में। क्लास में पढ़ते हैं बच्चे तो आपस में पहचानते हैं, अच्छा तुम अग्रवाल, अच्छा तुम किस बिरादरी के हो, अच्छा भाई साहब पंडित हैं, भाई साहब शेड्यूल कास्ट हैं, भाई साहब ठाकुर बिरादरी से हैं। ये भेद पैदा होते हैं। किसी भी सरकारी फार्म भरने में जो आपको करना हो आप आंतरिक रूप से कर दीजिए, वजीफा देना है, मदद करनी है, लेकिन आप चौराहे पर प्रचार न करिए। ये नियम बन जाए कि कोई भी जाति, क्षेत्रीय, ये सब पहचान अपने नाम के साथ ना लगावे। आज सर ट्रंप ने वीजा की पॉलिसी में चेंज कर दिया। अमेरिका के आर्थिक विकास को देखते हुए भारत से क्या सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत दिन पहले से नाम सुना होगा ब्रेन ड्रेन। हमारे देश के, चीन के भी बहुत सारे लोग, प्रतिभावान लोग अमेरिका चले गए, अच्छी तनख्वाहों के लालच में, अच्छी सुविधाओं के लालच में। हमें अपनी व्यवस्था में वो परिवर्तन करना होगा कि हमें विश्वगुरु बनना है, शक्तिशाली देश बनना है, तो हमारे प्रतिभावान लोग जिस कीमत पर भी वहां हुए उनको वापस बुलाना है। इसके डेलीगेशन भेजे जाएं। अरे चलो तुम इंडिया अपने देश में विकास का काम करो, जो सुविधा चाहिए तुमको हम देंगे, जो तनख्वाह देनी होगी हम देंगे, व्यवस्थाएं करेंगे। अब तो हम कहते हैं हर डीएम, हर एसडीएम, हर अधिकारी को कह दिया जाए कि एक एक बच्चे को रोजगार दिलाने के लिए तुम जिम्मेदारी उठाओ। एरिया के जो मजबूत हैसियतदार पैसे वाले लोग हैं उनको बुलाकर कहो कि हाँ तुम फैक्ट्री खोलो, हम मदद करेंगे। तुम उत्पादन बढ़ाना है ना, मेक इन इंडिया करना है, स्टार्टअप इंडिया करना है, तो एक एक तहसील, एक एक जिले में अधिकारी तैनात किए जाएं जो सेवक की तरह फैक्ट्री लगवाएं। जैसे वन विंडो सिस्टम कहा गया ना कि एक ही जगह से फैक्ट्री खुल जाएगी, एक ही जगह से व्यापार हो जाएगा, तो वो तेजी के साथ व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सब बढ़े, किसी के साथ बेईमानी ना हो, कोई चेक बाउंस ना हो। इसके लिए आदमी लगाए जाएं, इसके लिए व्यवस्थाएं और मजबूत की जाएं, मजिस्ट्रेट बनाए जाएं। आज बड़ी खुशी हुई, दिल्ली में मैंने देखा कि दिल्ली की सरकार ने एक मोबाइल ऑफिस बनाया है कि आपकी सरकार आपके द्वार, जैसे 112 डायल करिए पुलिस आपके दरवाजे पहुंचेगी, उसी तरह
व्यवस्था हो जाए कि एक डायल करिए, सरकार का प्रतिनिधि आपके दरवाजे पहुंचेगा और आपकी समस्या हल करेगा। इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तब हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। आलोचना नहीं, एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं। रामराज लाना है ना, तो रामराज्य लाने के लिए सबको मिलजुल करके रहना है, ईर्ष्या द्वेष छोड़ना है और ऐसे सिस्टम बदलने हैं। जैसे आपने देखा आजकल ग्राम प्रधान का चुनाव जब से करीब आया, हर गांव में रंजिश शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ जांच कराना शुरू हो गया। जैसे मैंने देखा कि पार्टी के अंदर जब चुनाव होना होता है, एक ऑब्जर्वर आता है और वो सबसे मत लेता है कि भाई सबसे लोकप्रिय व्यक्ति इस जिले में कौन है, और उसको कह देता है भाई साहब जिला अध्यक्ष रहेंगे, ये प्रस्ताव कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, हो गया, 1 साल के लिए काम हो गया। इसी तरह मैं कहूंगा कि हम अपनी पंचायत प्रणाली में, चुनाव प्रणाली में सुधार करें कि एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर आवे गांव में, सबकी राय ले, पूछ ले कौन सबसे ज्यादा समय देने को तैयार है, कौन सबसे ज्यादा त्याग करने को तैयार है, उस व्यक्ति को प्रधान बना दिया गया और गांव के सारे लोगों ने ताली पीटी और कोई कटुता नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई खींचतान नहीं, कोई बैनरबाजी, कोई वोटबाजी, कुछ नहीं। एक ऑब्जर्वर आया, यानी चुनाव प्रणाली में भी हम वो संशोधन कर लें जिसके कारण कटुता न बढ़े। आज की हालत यह है बहन जी कि पार्टियों नहीं, गांव के प्रधानों के बीच चुनाव हुआ और रंजिश के बीच बढ़ गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक दूसरे का मर्डर कराने लगे, एक दूसरे के खिलाफ झूठे बलात्कार के आरोप लगवाने लगे, पकड़कर किसी औरत को कहा इनको ऊपर आरोप लगा दो। ये सारी बातें जड़ से खत्म करनी होंगी। चुनाव हमारे यहाँ विद्वेष का कारण न बने। सर, तभी तो देश में जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषा संबंधी जो समस्या है उनको दूर करना एक चुनौती बन गया है हम लोगों के लिए। आप उसके लिए कैसे सॉल्यूशन? वही कह रहा हूँ कि जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि तमिलनाडु के लोगों को ये होता है कभी कभी कि अरे हिंदी भाषी लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्व हो रहा है। हमें तो वो आदर्श व्यवस्था प्रस्तुत करनी चाहिए कि हमारा कोई क्षेत्र उपेक्षित न महसूस करे। हम सारे दफ्तर, सारी फैक्ट्री एक ही जगह न खोलें, उनका समान ध्यान रखें कि हाँ हमें तमिलनाडु का भी उतना विकास करना है, हमें केरल का भी विकास करना है। इसी तरह कश्मीर के लोग ये ना करें, हमारा लोकतांत्रिक मॉडल है तो हम कश्मीर में भी उतना ही विकास होगा, जहां कम होगा वहां हमारी केंद्र की सरकार ध्यान देगी। ये हो भी रहा है और इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह हमारी किसी भाषाई दबदबा नहीं होगा, सब भाषाओं को प्रगति करने का अवसर मिलेगा और सब भाईचारे से रहेंगी। और ये संविधान है, ये कानून है जो हाई कोर्ट अनुपालन कराएगी। आप कोई भाषा के प्रति, क्षेत्र के प्रति नफरत की बात नहीं बोलेंगे। राज ठाकरे जी, अगर आप मराठी को प्यार करते हैं करिए, लेकिन आप हिंदी विरोधी बात नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेंगे तुरंत आपको पकड़कर तब तक कस्टडी में रखा जाएगा जब तक आप की काउंसलिंग न हो जाए, आपको सही न कर दिया जाए, विचार न आपके सही कर दिए जाए। इसी तरह धार्मिक आधार पर अपना धर्म पालन करिए, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई, दूसरे धर्म की नीचा दिखाने की कोशिश, ये सब नहीं होने दिया जाएगा। जागरूक न्यायालय बहुत जरूरी है, जागरूक मजिस्ट्रेट बहुत जरूरी हैं, सचल अदालतें। कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने होंगे, हमें मॉडल सीखने होंगे कि आखिर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, वहां कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनकी अच्छी व्यवस्थाओं को सीखना होगा। चीन से हमें सीखना होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उद्योग खोले जाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा निर्माण कराया जाए, उन नियमों को लागू करना होगा। अमेरिका से हमें सीखना होगा कैसे आर्थिक तरक्की उन्होंने ज्यादा की है, वो तरीके अपनाने होंगे। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं और मुझे खुशी है कि हम लोग आज देश के हित में, विकास के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए कुछ चर्चा कर सके। बहुत विचारोत्तेजक बातें, प्रश्न आपने पूछे हैं। हम लोग फिर आगे अगली बैठक में बैठकर कुछ और नए रास्ते निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सवाल बड़े हैं, जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन याद रखिए लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितने मजबूत हमारे सवाल हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दों और नए सच्चे के साथ, सर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।